हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सभी को जो है वो आप सभी को पता है कि हमारे जो वो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी उसमें हमने जोधपुर ग्रामीण जिला यानी कि एक पार्ट जो है वो हमने पढ़ लिया है कि उसमें कौन कौन से उपखंड आ जाते हैं, कौन कौन सी तहसीलें आ जाती हैं और कौन कौन से नॉर्मल फैक्ट जो थे उनके बारे में हमने जो है वो एक वीडियो में डिस्कशन कर लिया। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद में ये वीडियो देखना, क्योंकि आगे जो और फैक्ट्स आते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो वैकेंसीज आ रही हैं अभी लगातार आती जा रही हैं, तो उनका जो नोटिफिकेशन जो होता है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। पूरी जो सिलेबस होता है वो मैं मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप सभी जो है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना, या फिर जो है वो मतलब चैनल यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप वहाँ से जो है वो ज्वाइन हो जाना या ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जोधपुर ग्रामीण जिले में जो है वो क्या क्या चीज़ें आ जाती है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, जोधपुर ग्रामीण जिले के बारे में। तो मोस्टली जो है वो जोधपुर ग्रामीण में एक शहर आता है ओशिया। ओशिया के बारे में जो वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जोधपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा तहसील, सबसे बड़ा उपखंड के रूप में अगर हम माने तो वो जोधपुर ग्रामीण जिला आता है, यानी कि जोधपुर ग्रामीण में ओशिया आता है। तो जोधपुर ग्रामीण में जो ओशिया आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके संबंध में जो है वो क्या क्या अच्छे अच्छे फैक्ट्स आ जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ओशिया जो है, इसका पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका उपनाम क्या आता है। ओशिया का उपनाम क्या आता है? तो इसको जो है वो उपकेश पटन के नाम से जाना जाता है। उपकेश पटन के नाम से ओशिया को जाना जाता है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अब राजस्थान का भुवनेश्वर क्यों कहा जाता है ये भी आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक मतलब कि 8वीं और 11वीं शताब्दी के जो है 11वीं सदी के जो है वो ब्राह्मण व जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि भुवनेश्वर जो है वो ओडिशा में आता है, तो वहाँ पे जो है वो सूर्य मंदिर इस प्रकार के आ जाते हैं जो कि ओडिशा में भी आते हैं। इसी वजह से कहा जाता है ये है 8वीं व 11वीं सदी के ब्राह्मण व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि 8वीं और 11वीं सदी के जो ब्राह्मण व जैन मंदिर जो आते हैं उनके लिए ओशिया प्रसिद्ध है। ओशिया में 8वीं और 11वीं सदी के कौन कौन से मंदिर आ जाते हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो एक तो मंदिर आता है हरिहर मंदिर। और ये जो हरिहर मंदिर जो आता है इसके बारे में कहा जाता है ये पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली में निर्मित, मतलब कि ये जो हरिहर मंदिर जो आता है वो पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर आता है। और इस हरिहर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो हमारे ओशिया में स्थित है। और इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो वो प्रतिमा लगी हुई है, यानी कि यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा, यानी कि यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। हरिहर मंदिर जो आता है वो पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर आता है और यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है और नवग्रहों का अंकन भी यहाँ पे किया गया सॉरी, और नवग्रहों का अंकन भी यहाँ किया गया है। हरिहर मंदिर जो आता है वो पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर आता है और इस मंदिर में जो है खासियत ये आती है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा आती है और इस मंदिर को जो है वो नवग्रहों में यहाँ पे नवग्रहों से अंकन किया गया है, नवग्रहों का अंकन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नवग्रहों का अंकन भी यहाँ पे किया गया है। एक मंदिर और आ जाता है जो सूर्य मंदिर आता है, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और आपसे जो है ये क्वेश्चन कर लेंगे कि सूर्य मंदिर कहाँ पे आता है, तो जोधपुर ग्रामीण में ओशिया में जो है वो सूर्य मंदिर आता है। सूर्य मंदिर 10वीं सदी में
ओशिया है। हरिहर मंदिर यहाँ पे आ जाता है, जो कि पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर आता है। यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा आती है और नवग्रहों का अंकन भी यहीं पे किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सूर्य मंदिर यहाँ पे आ जाता है 10वीं सदी में। ओशिया जोधपुर ग्रामीण में स्थित सूर्य मंदिर 10वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था सूर्य मंदिर का। और एक आता है कि इसको जो वो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये कोणार्क मंदिर के समान कलात्मक व भव्य मंदिर आता है। सचयाप माता का मंदिर, इसका निर्माण सचयाप माता के मंदिर का निर्माण उत्पल देव या उपल देव के द्वारा करवाया गया था। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी के नाम से इनको जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता जो आते हैं वो रामदेव जी आते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा हाकिम का सूरी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मतलब ओशिया जो आता है, यहाँ पे कौन कौन से बरखान आते हैं, तो मतलब कौन कौन से जो है वो बरखान स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो है वो पोखरण मोहनगढ़ में निर्मित होने वाला बरखान स्तूप पाया जाता है, जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार आती है। मरुस्थलीकरण के लिए जो है ये सर्वाधिक उत्तरदायी होता है, यानी कि ये जो बरखान जो है वो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आता है शहर आता है पिपाड़ सिटी, और मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को पता ही है पिपाड़ सिटी के बारे में, क्योंकि गुडला डांस फॉर्म का जो ओरिजिन जो हुआ था वो पिपाड़ सिटी से ही हुआ था। तो पिपाड़ सिटी के बारे में जो है वो ज़्यादातर लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी कहाँ पे आ जाती है, तो जोधपुर ग्रामीण में पिपाड़ सिटी आती है। और ये जो पिपाड़ सिटी जो आती है यहाँ के पात्रे त्रिवेणी प्रसिद्ध है। पात्रे त्रिवेणी प्रसिद्ध। अब पात्रे त्रिवेणी क्या होता है, तो जैन श्वेतांबर साधु संतों के काष्ठ के बर्तन पात्रे त्रिवेणी होते हैं। यानी कि जैन साधु संत जो होते हैं उनके जो काष्ठ के बर्तन जो होते हैं वो पात्रे त्रिवेणी कहलाते हैं। यहाँ यही से जो है वो गुडला डांस फॉर्म का ओरिजिन हुआ था। गुडला नृत्य का उद्भव जो है वो पिपाड़ सिटी से हुआ था। इसके शुरू करने का कार्य गिंदोली के द्वारा किया गया था। अब आप पूछोगे गिंदोली कौन आती है, तो गुडला की पुत्री जो आती है वो गिंदोली आते हैं। गुडला डांस फॉर्म का संबंध किससे आता है, तो एक युद्ध आता है जो कोषाणा का युद्ध आता है। कोषाणा का युद्ध कब हुआ था, तो 1492 ईस्वी में कोषाणा का युद्ध हुआ था। ये जो कोषाणा का युद्ध जो था वो किन किन के मध्य हुआ था, तो ये कोषाणा का युद्ध हुआ था सातल देव और एक सूबेदार आते अजमेर के भल्लू खान के मध्य हुआ था। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था सातल देव और एक आते हैं भल्लू खां जो कि क्या आते हैं अजमेर के सूबेदार आते हैं। लेकिन युद्ध इनके द्वारा नहीं किया गया था, मतलब किया तो इनके द्वारा ही गया था, लेकिन किस वजह से हुआ था, तो एक व्यक्ति आते हैं, इनके एक सेनापति आते हैं, उनका नाम गुडला खां आता है। गुडला खां इनके सेनापति थे। 40 कन्याओं का अपहरण करते हैं। यानी कि गुडले खां जो आते हैं वो इनके सेनापति थे और ये 40 कन्याओं का अपहरण कर लेते हैं, जिस वजह से जो है वो सातल देव जो है वो भल्लू खां जो कि अजमेर के सूबेदार आते हैं उनके साथ कोषाणा में जो है वो युद्ध करते हैं। कोषाणा जो है वो पिपाड़ सिटी में आता है और वहीं पे जो है ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला डांस फॉर्म जो वो पिपाड़ सिटी में किया जाता है। और ये घुड़ला डांस फॉर्म कब किया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो ये गुडला डांस फॉर्म किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला अष्टमी भी मनाई जाती है, यानी कि इसको जो है वो हम क्या बोल सकते हैं, गुडला अष्टमी भी बोल सकते हैं। गुडला अष्टमी पे जो है ये डांस फॉर्म जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक जो गुडला जो है वो हमारे वीर तेजा जी के जो है वो पुजारी का नाम भी आता है, यानी कि गुडले तेजा जी के जो पुजारी जो आते हैं, तेजा जी के पुजारी का नाम गुडला आता है। गुडला यानी कि गुडला जो आता है वो तेजा जी के पुजारी का नाम भी गुडला आता है। और एक जो है वो
मतलब पिपाड़ सिटी में एक युद्ध और हुआ था, जो कि ब्रज और के मध्य जो है वो युद्ध हुआ था। यानी कि पिपाड़ सिटी में एक युद्ध और हुआ था, जो कि बखत सिंह विट्स राम सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। पिपाड़ सिटी में ही युद्ध हुआ था। जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब डिटेल से बताएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल से बताने वाला कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जिला दर्शन करने हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आते हैं हम उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो हम जो है वो सबसे पहले देख रहे थे पिपाड़ सिटी कहाँ पे आता है, तो जोधपुर ग्रामीण में आता है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो पात्रे त्रिवेणी पाए जाते हैं, यानी कि जैन श्वेताम्बर साधु संतों के काष्ठ के जो बर्तन जो होते हैं उनको हम पात्रे त्रिवेणी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे जो घुड़ला डांस फॉर्म जो आता है वो यहीं पे आ जाता है, जो कि ये घुड़ला डांस फॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो गिंदोली के द्वारा शुरू किया गया था। गिंदोली कौन आती है, तो घुड़ला जिनकी मृत्यु की गई थी, सर में छेद किए गए थे, उनकी पुत्री जो आती है वही आती है। गुड़ला डांस फॉर्म कब किया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, जिसको गुड़ला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि कौशाणा का युद्ध। तो कौशाणा का युद्ध मतलब ये गुड़ला डांस फॉर्म क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि एक युद्ध हुआ था कौशाणा का युद्ध 1492 ईस्वी में, और ये युद्ध सातल देव के द्वारा किया गया था। इसमें जो है वो क्या होता है कि सातल देव जो है वो जीत जाते हैं और ये भल्लूखा जो है वो हार जाता है। मतलब क्रॉस से और इस सिंगल से जो है वो आप समझ जाना। तो ये जो सातल देव जो है वो तो जीत जाते हैं और भल्लू खा जो है वो हार जाता है। नेक्स्ट जो है वो जोधपुर ग्रामीण में एक स्थान और आता है, जो कि बिलाड़ा आता है। बिलाड़ा के बारे में तो जो है वो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि बिलाड़ा में जो एक माता जी का मंदिर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर आता है, आई माता का मंदिर। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं। मतलब एक स्थान आता है बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में स्थान आता है बिलाड़ा। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं आई माता का मंदिर। इनका मूल नाम क्या आ जाता है, मूल नाम जो है वो जीजीबाई आता है। जीजीबाई इनका मूल नाम आता है। इनके गुरु कौन आते हैं, तो रामदेव जी इनके गुरु आते हैं। इनके दीपक की ज्योत से केसर टपकती है। मूलतः ये कहाँ की रहने वाली है, तो मूलतः जो है ये गुजरात की रहने वाली है। मतलब आई माता जो है वो मूलतः कहाँ की रहने वाली है, तो आई माता मूलतः तो गुजरात की रहने वाली है। और इनके जो ये किनकी शिष्या आती है, तो रामदेव जी की शिष्या आती हैं। और इनके मतलब इनके 11 नियम आते हैं। यानी कि इनके कितने नियम आते हैं, तो इनके 11 नियम आते हैं। मतलब आई माता के 11 नियम आते हैं। और उन 11 नियमों को क्या कहा जाता है, यानी कि जैसे विष्णुई में 29 नियम होते हैं, उसी प्रकार 11 नियमों को इनके अनुयायी जो है वो बैल के नियम कहते हैं। यानी कि बैल के नियम कहते हैं। इनके अनुयायी जो होते हैं, आई माता के अनुयायी, वो इन 11 नियमों को क्या कहते हैं, तो बैल के नियम कहते हैं। बैल के नियम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है सिरवे जाति की कुलदेवी है। मतलब आई माता जो है वो सिरवी जाति की कुलदेवी हैं। सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता आती हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मूलतः गुजरात की रहने वाली हैं। आई माता जो है वो बिलाड़ा में आई माता का मंदिर आता है। रामदेव जी जो है वो इनके गुरु आते हैं। ये किसकी शिष्या आती है, तो रामदेव जी की शिष्या आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिलाड़ा में जो है वो और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। और एक जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो आई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से आपकी क्लासें नहीं हो रही थी। आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं, आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। इनके थान को क्या कहते हैं, इनके थान को बढेर कहा जाता है। यानी कि आई माता का जो मंदिर जो है उसको दरगाह कहते हैं।
मंदिर को तो दरगाह कहते हैं और थान को जो है वो बडेर कहते हैं। कई जो है वो थान को ही जो है वो क्या बोल देते हैं, मतलब मंदिर को ही जो है वो बडेर बोल देते हैं, थान को दरगाह बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि थान जो है वो बडेर है और मंदिर जो है वो दरगाह है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिलाड़ा में और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। बिलाड़ा में एक अश्व प्रजनन केंद्र आता है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लेंगे। अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र जो आता है वो बिलाड़ा में आता है। और एक यहाँ पे मेला भरता है जो कि कापरड़ा का मेला आता है, यानी यहाँ पे एक मेला भरता है कापरड़ा का मेला। मतलब बिलाड़ा जो आता है यहाँ पर एक मेला भरता है जो कापरड़ा का मेला आता है, जो कि कब भरता है, तो ये कापरड़ा का मेला जो है वो चैत्र माह में भरता है। यानी कि कापरड़ा का मेला कब भरता है, तो कापरड़ा का मेला चैत्र माह में भरता है। बिलाड़ा में कापरड़ा का मेला भरता है जो कि चैत्र माह में भरता है। और बिलाड़ा से जो है वो एक अभिलेख हमें मिला था जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुचकल्ला अभिलेख 815 ईस्वी में मिला था। ये है जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा तहसील के बुचकल्ला गांव के पार्वती मंदिर के पास मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है वो एक अभिलेख हमें और मिला है जो कि कौन सा आता है, तो घटियाला अभिलेख आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे। घटियाला अभिलेख, क्योंकि इससे हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और घटियाला अभिलेख जो था वो 861 ईस्वी में मिला था। यह हमें जो है वो ये घटियाला अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ था। और घटियाला अभिलेख जो है इसमें सबसे पहले जो है वो हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी कर लेंगे कि भारत में सती प्रथा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो हमें एरन अभिलेख से मिलती है। तो ये शिलालेख जो है वो 4 समूह के रूप में, मतलब ये है 4 समूह के रूप में जोधपुर ग्रामीण के घटियाला में स्थित एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यानी कि जो घटियाला अभिलेख जो आता है वो 861 ईस्वी का आता है। ये शिलालेख 4 समूह के रूप में जोधपुर ग्रामीण की घटियाला के एक स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण है। यह लेख जो है वो संस्कृत और चंपू शैली में आ जाता है और इससे हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। यह है संस्कृत व चंपू शैली में है। आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो है वो मतलब 12th क्लास के हिंदी के टीचर थे, तो उन्होंने जो है वो हमसे क्वेश्चन किया था कि चंपू शैली क्या होती है। तब हमें जो वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चंपू शैली क्या होती है, क्योंकि हमें गद्य शैली के बारे में पता था, पद्य शैली के बारे में पता था, लेकिन चंपू शैली के बारे में नहीं पता था। फिर बाद में उन्होंने बताया कि चंपू शैली वो होती है कि मतलब जिसमें कि गद्य का रूप भी हो और पद्य का रूप भी हो, दोनों का मिला जुला रूप जो होता है उसको हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस अभिलेख में गद्य मतलब गद्य की शेप में जो आते हैं वह भी यूज किए गए हो और पद्य वाले भी यूज किए गए हो, तो इसी को जो है इसी को जो है वो क्या कहते हैं, तो चंपू शैली को इसी को जो है वो चंपू शैली का नाम दिया गया है या चंपू शैली कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये संस्कृत भाषा में भी जो है वो हमें देखने को मिलता है, या इसको जो है वो संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। एक आता है कि जो घटियाल शिलालेख जो आता है उसमें हमें सबसे पहले ये जानकारी मिलती है कि राजस्थान में जो प्रथम सती हुई थी जिनका नाम संपत देवी आता है,
जो कि अपने सेनापति राणुका के लिए सती हुई थी, उनकी जानकारी जो है वो हमें इस घटियाल अभिलेख से मिलती है। तो भारत में जो है वो सबसे पहले सती होने के जो प्रमाण हमें मिले हैं वो किस अभिलेख से मिले हैं, तो वो एरण अभिलेख से मिले हैं। और ये जो एरण अभिलेख जो आता है वो कहाँ से उत्खनन किया गया था? मध्य प्रदेश का आता है, यानी कि MP का आता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रथम सती के साक्ष्य मिले हैं। भारत में प्रथम सती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत में साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? प्रथम सती के साक्ष्य जिस अभिलेख से मिले हैं उसका नाम एरण अभिलेख आता है। एरण अभिलेख से मिले हैं। और इसमें कौन सती हुई थी? तो संपत देवी सती हुई थी। किसके लिए सती हुई थी? तो सेनापति राणुका के लिए सॉरी संपत देवी जो थी वो सती हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो एक यहाँ पे एक धवा डोली वन्य जीव अभयारण्य आ जाता है, यानी कि जोधपुर ग्रामीण में और क्या क्या आता है? मतलब जोधपुर ग्रामीण में और क्या क्या आता है? तो धवा डोली वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे आता है। धवा डोली वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे आता है। राजस्थान की दूसरी स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे आ जाती है? तो आंगणवा में आती है। आंगणवा में ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी जो आती है वो भी आंगणवा में आती है। एक स्थान आता है पालगांव, राजस्थान का शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है, यानी कि जो पाल गांव जो आता है इसको राजस्थान का शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है। और पाल गांव में जो है वो एक और चीज़ आती है जो कि राजस्थान का शिल्प ग्राम का दर्जा इसको दिया गया है। और राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी ये आती है, यानी कि पाल गांव जो है वो यहाँ पे राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी यहाँ पे आती है। जोधपुर के बादले यहाँ के प्रसिद्ध हैं, एक आता है कि बादली रचना किसकी आती है, क्योंकि रीट मेंस में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो बादली रचना जो आती है वो आती है चंद्र सिंह बिरकाली। और ये चंद्र सिंह बिरकाली कहाँ के आते हैं? तो नौहर के जो है वो चंद्र सिंह बिरकाली आते हैं। मतलब जोधपुर के बादले प्रसिद्ध है। बादली रचना आपसे पूछ लेंगे किसकी आती है? चंद्र सिंह बिरकाली की आती है। यहाँ पे कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध हैं? तो जोधपुर ग्रामीण में जो है वो बादले प्रसिद्ध हैं, और एक जो है वो बंधेज यहाँ की प्रसिद्ध है, और चमड़ा उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ के जो है वो बादले प्रसिद्ध है, बंधेज प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। ये जो है वो यहाँ के उद्योग आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक गांव आता है जो कि केतु गांव आता है, यानी कि आप वहाँ के सारे फैक्ट्स नोट कर लेना। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक गांव आ जाता है जिसका नाम आता है केतु गांव। तो केतु गांव के संबंध में क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। केतु गांव जो आता है यहाँ पर बालेसर आता है। बालेसर में क्या आता है? तो यहाँ पे तंदूरा वाद्य यंत्र, जिसको चौतारा के नाम से भी जाना जाता है, और अन्य नाम इसके आते हैं। वीणा के नाम से जाना जाता है, निशान के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें 4 तार होते हैं, यानी कि जो तंदूरा वाद्य यंत्र जो आता है इसमें कितने तार होते हैं? तो इसमें जो 4 तार होते हैं। और ये केतु गांव बालेसर में तंदूरा वाद्य यंत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। और एक स्थान यहाँ पे और आ जाता है जो कि
बोरनाडा आता है, यानी कि एक स्थान और आता है यहाँ पे, क्योंकि क्या आ जाता है बोरनाडा। बोरनाडा जो आता है ये हस्त ग्रामीण में मारवाड़ महोत्सव बनाया जाता है, और ये मारवाड़ महोत्सव जो है वो अश्विनी माह की शरद पूर्णिमा में मनाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में वैसे मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से जो एक व्यक्ति विशेष का संबंध आ जाता है, जिनका नाम दुर्गादास राठौड़ आता है। यहाँ से एक व्यक्ति का संबंध आता है जिसका नाम दुर्गादास राठौड़ आता है। उसके बारे में क्या फैक्ट्स बन जाते हैं उनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। दुर्गादास राठौड़ का संबंध जो है वो जोधपुर ग्रामीण से आता है। जोधपुर ग्रामीण से कैसे, तो इनका जन्म 1638 ईस्वी में सालवा ग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इनके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, तो इनके उपनाम आते हैं राजपुताने का गेरी बाल्डी, राजपुताने का गेरी बाल्डी, मारवाड़ का अणबीदिया, मारवाड़ का अणबीदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस के नाम से इसको जाना जाता है। ये है मारवाड़ शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे। ये मारवाड़ शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे और अजीत सिंह के संरक्षक थे। समाधि क्या, इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे जो है, शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में मध्य प्रदेश में जो है वो दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भृतहरि जो आते हैं, नकनफटे नाथों के तीर्थंकर के नाम से जिनको जाना जाता है, वो भी यहीं से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दुर्गादास राठौड़ जो आते हैं, इनको जो है वो इनका पैनोरमा कहाँ जाता है, तो इनका पैनोरमा जो है वो मसूरिया की पहाड़ी के ऊपर आता है। यानी कि इनका पैनोरमा कहाँ पे आता है, इनका पैनोरमा कहाँ आता है, तो मसूरिया की पहाड़ी पर, मसूरिया की पहाड़ी के ऊपर जो है वो दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा आता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे कि मसूरिया की पहाड़ी पे जो है वो जोधपुर ग्रामीण में जो है वो मसूरिया की पहाड़ी आती है, वहाँ पे रामदेव जी और बालीनाथ जी की जो है वो रामदेव जी और बालीनाथ जी की समाधि स्थल जो आता है वो भी मसूरिया की पहाड़ी पर ही आता है। मसूरिया की पहाड़ी कहाँ पे आ जाती है, तो जोधपुर ग्रामीण में आता है। और इनके ऊपर जो है वो 28 अगस्त दुर्गादास राठौड़ के ऊपर जो है वो डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 26 अगस्त 1988 को, यानी कि हर पे जो है वो डाक टिकट जारी किया गया है। उसी प्रकार से दुर्गादास राठौड़ के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 26 अगस्त 1988 को इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। यानी कि 26 अगस्त 1988 को जो है वो दुर्गादास राठौड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मसूरिया की पहाड़ी जो आती है, यहाँ पर मसूरिया की पहाड़ी के ऊपर रामदेव जी और बालीनाथ जी का जो है वो समाधि स्थल भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे आता है।
यानी कि अगर हम और यहाँ पे बात करें तो मसूरिया की पहाड़ी जो आती है यहाँ पर, मसूरिया की पहाड़ी पर रामदेव जी के भैरव जी का मंदिर भी यहीं पे आ जाता है। यानी कि जोधपुर ग्रामीण में बड़ली के भैरव जी का मंदिर यहीं पे आता है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी कि इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो निर्माण मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के द्वारा बड़ली के भैरव जी के मंदिरों का जो है वो निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे जो है वो एक राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा आती है जिसका नाम सिंहथल शाखा आता है। सिंहथल शाखा, यानी कि राम स्नेही की संप्रदाय की शाखाएं आती हैं, उसमें से एक सिंहथल शाखा आती है। तो ये सिंहथल शाखा कहाँ पे आ जाती है? तो ये आती है बीकानेर में। सिंहथल शाखा तो बीकानेर में आती है। इसके प्रवर्तक कौन आते हैं? तो हरिदास जी इसके आते हैं। एक शाखा जो आती है वो खेड़प्पा शाखा आती है, खेड़प्पा शाखा। और ये खेड़प्पा शाखा जो आती है वो हमारे जोधपुर ग्रामीण में आती है। जोधपुर ग्रामीण में आती है। और खेड़प्पा शाखा के कौन आते हैं? तो रामदास जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक शाखा और आ जाती है जिसका नाम आता है रैण शाखा। रैण शाखा कहाँ पे आती है? तो ये नागौर में आती है। और इसके कौन आते हैं? तो दरियाव जी आते हैं। और ये तीनों जो है वो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हैं। यानी कि सिंहथल शाखा जो आती है वो कहाँ पे आती है? तो सिंहथल शाखा तो बीकानेर में आती है। और इसके प्रवर्तक हरिराम जी आते हैं, यानी कि हरिराम जी आते हैं। सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन आते हैं? तो इसके प्रवर्तक जो आते हैं वो हरिराम जी आते हैं। सिंहथल शाखा जो आती है वो बीकानेर में आती है, इसके प्रवर्तक हरिराम जी आते हैं। और नेक्स्ट शाखा जो आती है वो खेड़प्पा शाखा आती है। और खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक जो आते हैं वो रामदास जी आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्थान आता है जिसका नाम चौपासनी आता है, जहाँ पर देश के सबसे बड़ी खजूर की पौधशाला या लैब आती है। यानी कि यहाँ पे एक स्थान आता है जोधपुर ग्रामीण में चौपासनी। चौपासनी जो आती है यहाँ पर देश की सबसे बड़ी खजूर पौधशाला या लैब आती है। यानी कि सॉरी, एक स्थान आता है यहाँ पे चौपासनी। और चौपासनी में जो है वो देश की सबसे बड़ी खजूर की पौधशाला या जो लैब जो है वो यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जो है वो डैम आ जाता है, जो कि आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। वो डैम आता है पिचियाक बांध या जसवंत सागर डैम आता है। जसवंत सागर डैम का निर्माण जो है वो जसवंत सिंह के द्वारा ही किया गया था। एक यहाँ पे जो है वो सौर ऊर्जा बालेश्वर, ये जो बालेश्वर जो आता है यहाँ पर सौर ऊर्जा चालित फ्रिज आता है। सौर ऊर्जा चालित फ्रिज, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 3-4 एग्जाम्स में जो वो पूछा गया था कि सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये बालेश्वर में किया गया है। और जितने भी सारे फैक्ट्स बन सकते थे वो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं जोधपुर ग्रामीण के बारे में। तो आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना और फिर इनको जो वो बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वही बात है कि हर चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको जो है वो रिसोर्सेज सारे पढ़ने पड़ेंगे। आप जो है वो ऐसे स्किप नहीं कर सकते हो कि आप ये टॉपिक भी छोड़ दोगे और ये टॉपिक भी छोड़ दोगे। आपको सारी चीज़ें जो है वो साथ लेके चलनी होंगी। दो जो सब्जेक्ट जो है उनको साथ में लेके चला करो, क्योंकि अभी जो है वो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है एग्जाम का। अभी क्या हो रहा है कि वैकेंसीज आ रही हैं, फिर उनके नोटिफिकेशन आएंगे, फिर उनके फॉर्म अप्लाई होंगे, इतने में जो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो आप जो है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपनी जो स्टडी जो है उसको कंटिन्यू रूप से लगे रहें, यानी कि पढ़ते रहें। जब एग्ज़ाम आएगा तब आपकी जो वो प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल पे होगी।
फिर उसके बाद में जो है वो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। तो आप ये सारे फैक्ट्स जो है वो नोट कर लेना, क्योंकि शायद ही इतने फैक्ट्स जो है वो यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाए हों। तो आप जो है वो एक साथ में आपको ये सारी चीज़ें दे रही हो, तो आप ये जो है वो सारी चीज़ें लिख लेना और फिर इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना और पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।